ओके। अच्छा, तो कल हमने बाइनरी सर्च की थी, आज हम थोड़ा सा बाइनरी सर्च को एक तो रिवाइज करेंगे, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। और फिर हम देखेंगे बाइनरी सर्च इन 2D अरेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोगों का ये लीड कोड मीडियम फर्स्ट क्वेश्चन होगा। और अदर देन दैट ये एक अच्छा खासा कंसेप्ट है जो आना ही चाहिए। ठीक है, मजे की चीज है, कोई नई चीज नहीं होगी। हम पुराने कंसेप्ट को थोड़ा घुमाएंगे फिराएंगे और इंशाल्लाह एक न्यू कंसेप्ट सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक बहुत छोटा है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बाइनरी सर्च अगर मैं आपको बताऊं तो कल हमने, ओहो वेट वेट, अच्छा, कल हमने बाइनरी सर्च की थी। सही है, तो हमने एक ऐसी अरे बनाई थी। ठीक है, और हम हर दफा उसका मिड निकालते थे। और फिर हम देखते थे जी कि क्या ये मिड बड़ा है, छोटा है, ये इक्वल है। उस हिसाब से या हम इस पार्ट को डिस्कार्ड करते थे या हम इस पार्ट को डिस्कार्ड करते थे, या हमारा आंसर ही ये होता था। और हर स्टेप के अंदर हमारी अरे छोटी होती रहती थी। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था अरे का, अरे के अंदर बाइनरी सर्च का। अगर आपको एक लेक्चर याद हो, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था सेशन 1, उसके अंदर मैंने आपको 2D अरेज भी पढ़ाई थी। 2D अरेज आर बेसिकली दिस, कि एक अरे के अंदर अरे, सिंपल इज डैट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो दिस वाज आवर 2D अरे। ठीक है, और इसको हम इधर, सॉरी, इसको हम इधर पैक कर लेते हैं। तो दिस वाज आवर 2D अरे। ठीक है, सिंपल सी थी कि अरे ऑफ अरेज या अरेज ऑफ अरे। ठीक है, ये हमारी थी एक 2D अरे। हमने आज, हमारा ये गोल है कि हमने बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है इस 2D अरे पे। 2D अरे को हम मैट्रिक्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली मैट्रिक्स के ऊपर 2D अरे, टू मैट्रिक्स के ऊपर हमने बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है। अच्छा, 2D अरे को मैट्रिक्स कहते हैं या नहीं कहते, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए या सेम होने चाहिए। लाइक जितने कॉलम्स एक रो में हैं उतनी बाकी में होने चाहिए। तो ये आपने सर्च करना है, या मेरे माइंड से भी निकला हुआ है। लेकिन हम उनको मैट्रिक्स कह सकते हैं। हम आइडियल केस लेके चलेंगे कि अगर इसमें 3 कॉलम है, इसमें भी 3 कॉलम ही है। ठीक है, एग्जाम्पल। अच्छा, उसके लिए मैंने एक 2D अरे इधर बनाई हुई है। ठीक है, ये अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही कि 2D अरे कैसे बनी हुई है, ठीक है, तो आप लोगों को पता है क्या करना है। यूट्यूब प्लेलिस्ट में सेशन 1.2 है या 1.1 है, उसके अंदर हमने 2D अरेज अच्छे से समझी हुई हैं। ठीक है, उनके ऊपर हमने लीनियर सर्च भी किया हुआ है, उनको ट्रैवर्स कैसे करना है, उनको बनाना कैसे, उनके जावा में सिंटेक्स, वो हर चीज आप उधर से देख सकते हो। ऑलराइट, आज और हमने बाइनरी सर्च भी कर ली है। बाइनरी सर्च की वीडियो इंशाल्लाह मैं कल ऑफिस जाऊंगा तो मैं जाके अच्छे इंटरनेट से अपलोड कर दूंगा। तो अभी हमारा आज का जो गोल है वो ये है कि हमने बाइनरी सर्च और हमने अपनी उसको कंपेयर करना है। बाइनरी सर्च और 2D अरेज को मिला के हमने एक एल्गोरिथम लिखना है कि ये जो हमारे पास 2D अरे है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, हमने इसके ऊपर एफिशिएंटली ट्रेवर्स कैसे करना है, एफिशिएंटली कोई सर्चिंग कैसे करनी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी हमें पता ही नहीं है बाइनरी सर्च होती क्या है। ठीक है, अगर हमें आइडिया ही नहीं है ना कि बाइनरी सर्च क्या होती है। फॉर एग्जांपल मुझे ना ये मैट्रिक्स दिया जाता है, ठीक है, इंटरव्यू में, और मुझे कहा जाता है जी कि आप बताएं कि क्या इसमें नंबर 13 प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको ऑब्वियसली देख के तो बता ही दूंगा, लेकिन कंप्यूटर को मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा। मेरे पास जो सबसे इजी और सबसे स्ट्रेट लेकिन इनएफिशिएंट सोल्यूशन ये होगा कि मैं सबसे पहले इस एलिमेंट के पास जाऊं, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, और जब मैं 13 पे आ जाऊं तो मैं फिर कह दूं जी ट्रू, ये चीज एग्जिस्ट करती है मेरे मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन ये क्या है, सिंपल है। ठीक है, और इसमें कोई इतना माइंड यूज नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, एक एक रो उठानी है, रो के अंदर आपने ट्रेवर्स करना है, अगर है तो ठीक, नहीं तो अगली रो, नहीं तो अगली रो। हमने इसको भी देखा था कि आपने 2D मैट्रिक्स के अंदर लीनियर सर्च या ट्रेवर्स कैसे करना है। अगेन आई एम सेइंग, जिसको इसका नहीं पता वो इस लेक्चर के बाद प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट का लिंक उधर ग्रुप में है, उधर से जाके सेशन 1.2 को एक दफा रिवाइज कर लो। उसके अंदर 2D एरियाज को अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने। फॉर इन हैंड्स लूप के साथ आपने रो को कैसे पिक करना है, और फिर रो के ऊपर फिर फॉर इन हैंड्स लूप लगा के इंटीजर को कैसे पिक करना है और उसको ट्रेवर्स कैसे करना है, चीजें कवर्ड है। अच्छा, दिस वाज अ मेथड कि आप वन बाय वन एक एक एलिमेंट के पास जाओ। ठीक है, और आप देखो क्या वो मेरे टारगेट से मैच करता है या नहीं। अगर वो आपके टारगेट से मैच करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप नेक्स्ट मूव हो जाओ। ठीक है, पहले आप ऐसे जाओगे, फिर आप ऐसे जाओगे,
फिर आप ऐसे जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब सिनेरियो इज दिस कि ये बहुत इनएफिशिएंट सॉल्यूशन है। इनएफिशिएंट क्यों है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो इंशाल्लाह हमारा सेशन नंबर 5 होगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि बहुत एक इनएफिशिएंट सॉल्यूशन है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी m क्रॉस n। ठीक है, m क्रॉस n आपकी इसकी डायमेंशन है मैट्रिक्स की। ठीक है, तो हमने इससे कोई अच्छा एफिशिएंट सॉल्यूशन देखना है। और हमें ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ना, ये सॉर्टेड फॉर्म में है। सबसे मजे की चीज क्या है कि ये सॉर्टेड फॉर्म में है, इधर से इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है। ओके। उसके बाद जब हम सेकंड रो में आते हैं, सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो के लास्ट एलिमेंट से बड़ा होगा। और ये चीज तो ट्रू ही रहती है। कोई भी अब रो का फर्स्ट एलिमेंट उठा लो, जस्ट लाइक 11, वो अपनी पिछली रो के लास्ट एलिमेंट से बड़ा होगा। ये 10th है, ये 11 है। तो मैं ये कह सकता हूँ, each row in matrix is sorted in non decreasing order, मतलब ascending order. The first integer of every row, ये बात मैंने की थी, the first integer of every row is greater than the last integer of the previous row। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, कि ये जो 6 है 5 से बड़ा होगा, ये जो 11 है 10 से बड़ा होगा। और कोई भी नंबर हो सकता है इधर, 110 भी हो सकता है, लेकिन फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन इधर तक ये ठीक रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो अब हमने इस पे करनी है बाइनरी सर्च रन। बाइनरी सर्च रन करने के लिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, बाइनरी सर्च को रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एट अ पॉइंट ये डिसाइड करना होता है कि हमने किस पार्ट में सर्च करना है। ये भी चीज हम देख चुके हैं, जस्ट लाइक दिस। ये हमारी अरे है, ये हम अपने मिड पे आते हैं। मिड पे हमने एनालाइज करना होता है कि क्या मिड ही हमारा आंसर है, क्या हमने इस साइड पे जाना है या हमने इस साइड पे जाना है। ठीक है, इसका थोड़ा हम कोड ओरिएंटेड ही रहेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़े हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सिंपल सी चीज करते हैं। हमारा टारगेट क्या है, 13 है। ठीक है, हमने देखना है इस 2D मैट्रिक्स के अंदर 13 अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए वो एक हम अप्रोच यूज करते हैं। हम ना सबसे पहले इस 5 पे पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, छोड़ दो। अच्छा, अब 5 हमेशा तो 5 नहीं होगा, क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट रो के लास्ट एलिमेंट पे हम पहुंच गए। हम इधर 5 पर आ गए हैं। ठीक है, कैसे भी आए छोड़ दो, 5 पर आ गए। अच्छा, अब मजे की चीज है कि 5 पर भी आके हमने 3 काम करने हैं। अब आप कहोगे जी कौन से 3 काम, वही 3 काम जो हमने पिछले सेशन में किए थे। क्या 3 काम है, क्या हमने देखना है कि 5 इक्वल है 13 के। दूसरी चीज हमने देखनी है क्या 5 छोटा है 13 से। तीसरी चीज हमने देखनी है क्या 5 बड़ा है 13 से। दो तीन चीजें हैं ना। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज मैंने देखी, क्या 5 इक्वल है 13 के। तो जी सिस्टम ने भी कह दिया और आप सबने भी कह दिया नहीं, बिल्कुल इक्वल तो नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज हमने ये की दूसरी चीज हमने ये की कि क्या 5 बड़ा है 13 से। क्या 5 बड़ा है 13 से। आप लोगों ने कह दिया नो, 5 बड़ा भी नहीं है 13 से। ओके जी। तीसरी चीज हमने की, क्या 5 छोटा है 13 से। आप लोगों ने कह दिया जी 5 छोटा है 13 से। अच्छा, अगर 5 छोटा है 13 से, गौर से बात सुनो, अगर 5 छोटा है 13 से और मुझे ये बात पता है कि मेरा जो लास्ट एलिमेंट है ऑफ ईच रो वो ग्रेटेस्ट है उस रो में से। 5 बड़ा है पहली रो में से, 10 बड़ा है पहली रो में से, 15 बड़ा है थर्ड रो में से। अगेन मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, दोबारा आता हूँ। 5 बड़ा है अपनी रो में से, 10 बड़ा है अपनी रो में से, 15 बड़ा है अपनी रो में से। ठीक है, तो आपको ये बात भी कंफर्म होगी कि एक रो का जो लास्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर है, क्योंकि ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आखिरी चीज सबसे बड़ी होती है। अच्छा जी, तो हमें जब ये पता लगा है जी कि 5 इज लेस देन 13, क्या कंफर्म हुआ, कंफर्म ये हुआ जी कि अब जो मेरा 13 है ना, अब जो मेरा 13 है, वो 13 मेरा इस एरिया के अंदर हो सकता है। सॉरी, अगेन रॉन्ग। 15 मेरा
सॉरी 13 मेरा इस एरिया के अंदर हो सकता है, पहली रो में नहीं हो सकता। रीजन, सबसे पहले हमने चेक किया क्या 5 13 की इक्वल है, आपने कह दिया नहीं, ये चीज खत्म हो गई। अच्छा जी, क्या 5 13 से बड़ा है, आपने कह दिया नहीं। ठीक है, क्या आपने, फिर मैंने आपसे पूछा क्या 5 13 से छोटा है, यू सेड बिल्कुल छोटा है। इसका मतलब ये है कि 5 से जो नीचे वाले हैं उनमें तो नहीं 13 हो सकता। उस बेस के ऊपर हम इनको रिजेक्ट कर देंगे। यही बिहेवियर होता है आपके बाइनरी सर्च का। ठीक हो गया। इधर आके मैंने क्या कहा कि इसको तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास, अब मेरा जो सर्च वाला रह गया है पोर्शन, वो इतना रह गया है कि या तो 13 है तो इसके अंदर है, नहीं तो नहीं है। हम बाइनरी सर्च में कभी भी ये नहीं बता सकते एंड तक के वो एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, हमें हर स्टेप पे देखना पड़ता है। अच्छा, खैर, दोबारा आते हैं बैक टू द पॉइंट। अब जी, पहले मैंने 5 को कंपेयर किया था, अब मैं करता हूँ 10 को कंपेयर। क्यों कर रहा हूँ उस रीजन में भी आते हैं। ठीक हो, हम आगे 10 पे। क्या जो मेरा 10 है, क्या जो मेरा 10 है वो इक्वल टू है 13, आपने कह दिया नहीं है। क्या मेरा 10 बड़ा है 13 से, आपने कह दिया नहीं जी, 10 बड़ा भी नहीं है 13 से। क्या 10 छोटा है 13 से, आपने जी फिर कह दिया कि 10 छोटा है 13 से। अगेन हम वही कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपको पता लग गया है कि जो मेरा 10 है वो मेरे टारगेट से छोटा है, 10 है मेरे टारगेट से छोटा है, तो वाई नॉट कि मैं इस सब को डिस्कार्ड कर दूं, क्योंकि ये भी तो 10 से छोटे हैं ना। अगर मेरा टारगेट ही 10 से बड़ा है तो 10 से जितने छोटे हैं वो तो मेरा टारगेट नहीं हो सकते ना। तो मतलब कि मैं इन चीजों को डिस्कार्ड कर दूं, और इसको तो मैंने इधर ही डिस्कार्ड कर दिया था। गेटिंग माई पॉइंट? तो इट मीन्स कि अब क्या हुआ है कि मेरा 10 छोटा निकला है 13 से। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू कि मैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ओके। तो अब जो मेरा सर्च एरिया बचा है, वो मेरा सर्च एरिया बच गया है ये वाला। ओके, ऊपर वाला क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर किया अपने टारगेट के साथ। अच्छा जी, अब चीज ये है कि अब मेरे पास आ गया 15। मेरा पहला क्वेश्चन सिंपल था, ज्यादा मुश्किल नहीं। क्या 15 इक्वल टू है 13 के? आपने कह दिया नो, 15 इक्वल टू नहीं है 13 के। ओके। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये चीज मुश्किल होगी, तो ये बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें कोई माइंड नहीं लगना, हम इसको कोड में इजीली देख सकते हैं। ठीक है, वो मसला नहीं है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, क्या 15 इक्वल टू 13 है? आपने कह दिया नहीं। ओके जी, क्या 15 छोटा है 13 से? कह दिया नहीं, 15 छोटा भी नहीं है। लास्ट टू सिचुएशंस में हम इसी कंडीशन के साथ नीचे मूव कर रहे थे कि मेरा जो टारगेट होता था वो बड़ा होता था मेरे इन नंबर से। इस दफा ऐसा नहीं है। तो मतलब कि हमारी लास्ट सिचुएशन ये निकली है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, लास्ट सिचुएशन मेरी ये निकली है कि मेरा जो 15 है वो ग्रेटर है 13 से। अच्छा, ये कंडीशन अब बड़ी मजे की है। पहले तो हम ये करते थे ना, हमें पता था कि इस रो के अंदर, ठीक है, मेरा टारगेट हो नहीं सकता, क्योंकि ये वाला नंबर या ये वाला नंबर ही छोटा है, तो उसके पीछे तो उससे छोटे हैं सारे। लाइक जब मैंने 5 से कंपेयर किया, मुझे पता लग गया जी 13 से ना 5 छोटा है। 4 3 2 1 भी तो छोटे होंगे ना। अब 10 से कंपेयर किया तो मुझे ये पता लग गया 9 8 7 6 भी छोटे होंगे। इस दफा मुझे ये पता लग गया है कि जो मेरा 15 है वो बड़ा है 13 से। ठीक है,
मेरा 15 से बड़ा है, दिस कंडीशन इज ट्रू। इट मीन्स कि अब जो मेरा सर्च एरिया बचा है, जो मेरा सर्च एरिया बचा है, वो सर्च एरिया ये है, दिस इज माई सर्च एरिया। और मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस एरिया में परफॉर्म करना है। ठीक है, ये तो चलो कोइंसिडेंटली एक लास्ट रो है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा भी होता कि अगर मैं इधर लिख दूं 16, 17, 18, 19, 20, और ये आगे हंड्रेड्स ऑफ लाइन होती, फिर भी हमने इधर रुक जाना था, क्योंकि उसने कह दिया जी कि 15 बड़ा है 13 से। तो अब इसका क्या मतलब है कि मेरा जो टारगेट है ना वो छोटा है इस एलिमेंट से। मेरा जो टारगेट है वो छोटा है इस एलिमेंट से। इससे आगे तो 15.5 से बड़े होंगे ना, तो मतलब कि हमें आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, हम इधर रुक गए। ओके, एक चीज थी, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, दोबारा मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि ये टॉपिक ने मुझे भी काफी कंफ्यूज किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं, आर इज इक्वल टू जीरो, मतलब मेरी रो जीरो है, और कॉलम इज इक्वल टू फोर। अगर आप ये रन करोगे ना, आप इस एलिमेंट पे पहुंच जाओगे कैसे, कि आपकी पहली रो और उसका फोर्थ कॉलम जीरो बेस्ड इंडेक्स है, तो आप फाइव पे पहुंच जाओगे। फाइव को आपने कंपेयर किया ऊपर वाली सिचुएशंस के हिसाब से, आपको पता लग गया कि जी आपका जो टारगेट है वो 13 है। सही है जी। आपने क्या करना है, रो को इंक्रीज कर देना है। रो को इंक्रीज किया, आप 10 में पहुंच गए, क्योंकि कॉलम तो फोर ही है। ए आर आर वन एंड फोर विल गिव यू 10, इस बात की तो समझ है ना, कि पहली रो और फोर्थ एलिमेंट इज 10। अच्छा, आपने फिर कंपैरिजन किया, आपको पता लगा जी कि 13 इज ग्रेटर देन 10, ऊपर वाली सिचुएशन, आपने रो को फिर इंक्रीज कर दिया। अब आप आगे ए आर आर ऑफ 2 इंटू 4 पे, वो है आपका 15। गेटिंग माई पॉइंट। आपने 15 पे आके कंपैरिजन किया, तो आपको पता लगा जी कि आपका टारगेट छोटा है 15 से। इट मींस कि अब आपने रो को मैनिपुलेट नहीं करना, यू हैव टू मैनिपुलेट द कॉलम। ठीक है, कॉलम जब आपका इधर से आगे तो नहीं जाएगा ना, ठीक है, इधर से पीछे जाएगा, तो आपने एक दफा अपने कॉलम को माइनस माइनस किया, तो आप 14 पे पहुंच गए। ठीक है, आप 14 पे पहुंच गए। जब आप 14 पे पहुंचे, इट मींस ए आर आर ऑफ टू, टू क्या है, रो, रो मेरी इधर टू ही है, ठीक है, कॉलम मेरा थ्री हो गया है। और अगर मैं इसको थ्री के साथ करूंगा, ए आर आर ऑफ 2 इंटू 3, मुझे आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। आपने फिर कंपैरिजन किए बाइनरी सर्च वाले जो हम ऊपर भी करते रहे हैं, ठीक हो गया। जब कंपैरिजन किए, तो आपको पता लगा कि ये जो 14 है ये भी बड़ा है मेरे किससे, 13 से। तो आपकी रो अब तक क्या थी, आपकी रो थी 2, ठीक है, और आपका जो कॉलम था वो था 3। अब आपको दोबारा पता इस बात का लग गया कि जी मेरा जो कॉलम है, जो मेरा टारगेट है वो छोटा है। आप फिर कॉलम को माइनस माइनस करते हो, ठीक है। फिर अब आप जब आते हो ए आर आर ऑफ 2 इंटू 2 पे, ठीक है, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे आपका नंबर प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है, दिस इज नॉट द प्रॉपर बाइनरी सर्च, ठीक है, इस एल्गोरिथम का एक और नाम होता है, वो मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन दिस इज द एफिशिएंट वे टू सर्च इन अ स्मॉलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह आप सर्चिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर बाइनरी सर्च चाहते हो ना जी, कि मतलब जैसे हम अच्छे से बाइनरी सर्च परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए आपको इस रो के ऊपर भी दोबारा बाइनरी सर्च परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो दो कंडीशंस हैं जो आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेंगी, ये वाली, इनकी बेस पे, इनकी बेस के ऊपर आप ये वाली कंडीशन यूज कर सकते हो, और आपको ऐसा ही मैट्रिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आपने 13 को फाइंड कर लिया। ओके, अब चीज ये है कि हम थोड़ा इसको, मैं चाहता हूँ कि मैं ना आपको थोड़ा सा डिबगर के बारे में भी बताऊं, ठीक है। तो उसी सेशन के अंदर वो भी चीज कवर हो जाएगी कि आपने अपने कोड को डिबग कैसे करना है। ठीक है, आपने देखना है कि एक लाइन ऑफ कोड पे इस टाइम क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। और फिर आपको मैं ये भी समझाता हूँ कि बाइनरी सर्च आपने कोड में कैसे करनी है। दिस इज अ कोड, ठीक है, बेसिक कोड, ये पढ़ा हुआ है कोड। कोड इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, वो आप खुद भी लिख सकते हो। क्या है जी, अगर मैं इसको इधर से उठा के इधर रख लूं, पहले कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ।
आपकी रो जीरो है, ठीक है जी, सिंपल इज डेट। रो जीरो हमने सबसे पहले जीरो पे ली थी, दिस इज योर रो नंबर जीरो, ठीक है। आपकी रो जीरो है। कॉलम है जी आपका लेंथ ऑफ मैट्रिक्स रो माइनस वन। यार ये अब आप लोग कहोगे जी पता नहीं हमें क्या कह दिया है। अच्छा मेरी बात सुनो, आपको क्या चाहिए, आपको आपका कॉलम चाहिए। कॉलम मैंने आपको क्या कहा था, कॉलम होगा आपका पहली रो का लास्ट एलिमेंट, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सी अच्छे से चीजें बताई जाती हैं लेकिन मुझे होता है कि अच्छी तरह समझ आ जाए, इसीलिए बेसिक बेसिक बताता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल सी चीज है। आप सबसे पहले किसी तरीके से इस रो की लेंथ निकाल लो और उसको माइनस वन कर दो। माइनस वन क्यों, क्योंकि ये है जीरो बेस्ड इंडेक्स। अच्छा जी, रो आपको पता है जीरो है, ये तो कंफर्म है ना, रो जीरो है। तो आप क्या लिखोगे, जावा में वही चीज होनी है, पाइथन में भी यही चीज होनी है। आप लिखोगे लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है ऑफ जीरो। मैट्रिक्स ऑफ जीरो क्या है, पहली रो, उसकी लेंथ क्या आ जाएगी, वन टू थ्री फोर फाइव। लेकिन हमारा जो लास्ट कॉलम है वो किस पे है, फोर्थ इंडेक्स पे। इससे माइनस वन करना पड़ेगा क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्स है। तो इस तरह यू कैन फाइंड योर लास्ट कॉलम नंबर या कॉलम इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट रो। और पहली रो फाइंड करने का तो सिंपल है जी कि आपने आर इज इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। कंडीशन को भी छोड़ दो, कंडीशन पे मैं बाद में आता हूँ। फिर आ जाओ इन कंडीशंस के ऊपर। वही अगर बराबर है, ठीक है, अगर हमें फाइव ही ढूंढना था और हमें फाइव सबसे पहले मिल गया, फाइव को रिटर्न कर दो। अदरवाइज अगर वो छोटा है, अगेन अगर वो छोटा है, इस केस में फाइव छोटा था थर्टीन से, तो हमने सॉरी, हम नीचे वाली रो पे आए थे, ऐसे ही था। ओके, हम नीचे वाली रो पे आए थे, हमने रो जीरो से वन की थी, ठीक है। वही चीज है, आपने रो को प्लस वन कर दिया। नेक्स्ट टाइम दोबारा हमने रो को प्लस वन किया था, और जब हमने 15 से कंपैरिजन किया तो हमें पता लगा जी कि 15 इज ग्रेटर देन 13। तो अब हम अपने कॉलम को मैनिपुलेट करेंगे। कॉलम हमारा 4 पे था, हमने कॉलम को माइनस माइनस करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली वी विल रीच दिस पॉइंट जहां पे हमें हमारा 13th आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता था, जो लास्ट बात है उसके बाद मैं आपको डिबगर वाली साइड पे लेके जाता हूँ, कि अगर इधर 13 प्रेजेंट ना होता तो कॉलम माइनस 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 होते जाना था। हमें कहीं तो रोकना था ना कॉलम को। अगेन गेट माई पॉइंट। इफ आई गो हियर, वेयर इज द शेप्स, ओके, दिस इज अ मैट्रिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू फाइंड सेवन। सेवन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले इसके साथ कंपैरिजन करूंगा, मुझे पता लगा सेवन बड़ा है, मैं रो नीचे कर दूंगा। मैं सिक्स के साथ कंपैरिजन करूंगा, मुझे पता लगा सेवन बड़ा है, मैं रो नीचे कर दूंगा। मैं टेन के साथ कंपैरिजन करूंगा, मुझे पता लगा जी कि टेन तो बड़ा है, मैं कॉलम को पीछे कर दूंगा। मैं नाइन्थ पे जब आया, मुझे पता लगा जी कि अभी भी वो सेवन जो है वो छोटा है नाइन से, मैं फिर कॉलम को माइनस माइनस कर दूंगा। एट के पास में जब आया, जब मैंने एट को कंपैरिजन किया सेवन के साथ, मुझे फिर पता लगा जी सेवन छोटा है एट से, मैं फिर कॉलम को माइनस माइनस कर दूंगा। बट वेट अ सेकेंड, क्या कॉलम जीरो से नीचे जा सकता है? नो, माइनस वन तो इंडेक्स नहीं होता ना। तो इधर इसलिए हमने कंडीशन क्या लगानी है, वाइल माई कॉलम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। अगर आप इक्वल नहीं लिखोगे तो वो इधर ही स्टॉप कर देगा, आपको लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कि जीरो एलिमेंट तक कंपेयर करो। अगर आपको इधर नहीं मिलता तो भाई डिक्लेयर कर दो कि वो एलिमेंट नहीं है और वापस माइनस वन या फॉल्स रिटर्न कर दो कि वो मेरे पास एलिमेंट नहीं है। ओके, कॉलम की कंडीशन समझ आ गई है क्यों है। रीजन इज दिस, रीजन इज दिस, कि हमने जीरो से नीचे जा नहीं सकते। जब हमारा कॉलम इधर से माइनस 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 होता रहेगा, सेम इन द कंडीशन अगर आपने सेवन फाइंड करना हो तो हमें कॉलम को जीरो पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक और नई कंडीशन पे, ठीक है। अब आपको इस कंडीशन की तो समझ आ गई है, एंड तो पता ही है आपको, इधर ये वाला एंड होता है, पाइथन में ये हो जाता है, और सॉरी जावा में ये हो जाता है, और बाकी जो भी चलते हैं ना वो देख लेना, ठीक है। सी प्लस प्लस में तो आई थिंक हम एंड इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे लग रहा है कि ये 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा, फिर जी अगली कंडीशन लिखी हुई है रो लेस देन लेंथ मैट्रिक्स, ये क्या है, और इसमें इक्वल टू भी नहीं है। चलो जरा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। भाई बड़ी हो जा थोड़ी सी, ठीक है। ओह, इतने भी नहीं होना था यार। हाँ, अभी क्या सीन है, सीन ये है कि गाइस इधर वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है,
सिक्स है। चलो इधर लिख लो 50, 60, 70। ओके जी। आई हैव टू फाइंड 100। व्हील तो पता लग रहा है कि इसके अंदर 100 नहीं है, कोड में कैसे देखेंगे? सबसे पहले कंपैरिजन विद थ्री। थ्री छोटा है 100 से, रो इंक्रीज कर दो। रो क्या थी? जीरो थी। इंक्रीज इनटू वन। के पास आ जाओ। लेस देन 100, बिल्कुल जी, रो इंक्रीज कर दो, 70 पे आ जाओ। 70 इज ग्रेटर देन 100? नो, 100 इज ग्रेटर देन 70। ठीक है, रो इंक्रीज कर दो। वेट अ सेकंड, लेकिन रो तो हमारे पास है ही दो, इंडेक्स दो, ओवरऑल तीन। तो इट मींस कि मुझे अगली कंडीशन ये लगानी पड़ेगी कि मुझे इधर से अपनी रो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, इधर से आगे मेरी रो ना जाए और इधर से आगे मेरा कॉलम ना जाए। कॉलम को हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। रो के लिए हम ये लिखेंगे, while my row is less than length of matrix। अच्छा, इधर एक टिप है। ठीक है, टिप क्या फैक्ट है? जब आप लेंथ ऑफ मैट्रिक्स निकालोगे या 2D अरे की लेंथ निकालोगे, तो इट विल गिव यू नंबर ऑफ रोज इन दिस। सही है। अच्छा, जब आपने लेंथ ऑफ मैट्रिक्स लिखा है तो क्या आ जाएगा? 3। और इक्वल टू नहीं है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, तो रो जब तक टू है, जीरो या वन या टू है तब तक तो चलेगा। लेकिन जब थ्री डबल इक्वल टू थ्री होगा, लूप विल एग्जिट आउट। तो मतलब इससे नीचे भी लूप नहीं जा रहा और इससे बाहर भी लूप नहीं जा रहा। मतलब कि योर अल्टीमेट गोल इज टू स्टे इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है, दिस वाज द कोड। अब ये कर लेना, ठीक है। आई थिंक लीड कोड ये कौन सा है? लीड कोड, आई थिंक सो। हाँ, ये क्वेश्चन है। और अब मैं तुम लोगों को मजे की बात बता रहा हूँ, ठीक है, फायदा करता हूँ मैं। अच्छा, ये करना है। सच 2D मैट्रिक्स लीड कोड 74 सॉल्व चाहिए। सिमिलर क्वेश्चंस, सर्च 2D मैट्रिक्स 2। ये है सर्च 2D मैट्रिक्स, और ये है सर्च 2D मैट्रिक्स 2। जो कोड इधर लिखो वही कोड इधर पेस्ट कर देना, आप लोगों के दो क्वेश्चन काउंट हो जाएंगे। ठीक है, पता नहीं ये भी बग है ये क्या है, लेकिन वो दो क्वेश्चन सेम लगे हुए हैं और दोनों मीडियम है। ठीक है, तो दिस इज अ थिंग, आप इधर भी कर सकते हो। आई डोंट, मैंने काफी देर पहले किया था, मुझे याद नहीं है। अच्छा, वैसे जनवरी में इतना भी टाइम नहीं हुआ, 5-6 माह ही हुए हैं। लेकिन वही सेम चीज है यार, एग्जैक्टली सेम। और इवन ये जावा का कोड ही दिखा दिया आपको। ठीक है, लेकिन समझ के करना है। ठीक है, कोड करो लेकिन समझ के करो। ठीक है, अभी तक मुझे कोई माइक ऑन करके बताए समझ आई है या नहीं, या अगर इसमें कोई पॉइंट रहता है तो मुझे जल्दी से बताओ। ताहा, उमर। आ गई समझ सैफी भाई। अच्छा। फिर अभी समझ आ गया। अच्छा, तो इसको आपने करना है। ठीक है, लीड कोड के दो क्वेश्चन है। ठीक है, आप वो कर सकते हो। उसके अलावा मैं ना एक एडिशनल चीज है वो करता हूँ, इससे बाहर टॉपिक से, लेकिन वो करना जरूरी है। यार, एक तो ये ऑफिस का कोड खुल गया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कुछ भी एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, हाँ गुड। कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। तो उसमें एक ये चीज है, दिस इज आवर कोड। ठीक है, तो ये मैंने वही लिखा हुआ है, जो उधर लिखा हुआ है वही चीज है। जब आप कोई जावा वगैरह यूज करते हो ना, व्हाट यू कैन डू, ठीक है, इन इंटेलिजे, ठीक है, आप ना ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कोड है ना, ठीक है, ये तो बस प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये अगर देखा जाए, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, अंदर उसके मैं 2D मैट्रिक एक मैट्रिक्स पास कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ ये टारगेट मेरा ढूंढ के लाओ। और इसके अंदर ऑब्वियसली टारगेट है, तो इट विल टर्न मी दैट ट्रू। बट इफ आई विल से 70, तो इट विल से जी फॉल्स, आपका टारगेट नहीं मिला। ओके, डिबगर को यूज करने का ये तरीका है, जिस लाइन में आपको कंफ्यूजन है, या वो ज्यादातर हम ना ऐसा करते होते हैं कि हम लूप के ऊपर लगा लेते होते हैं। ठीक है, वो खुद भी ब्रेक पॉइंट देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ना इस लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, आपने जिस नंबर लाइन नंबर पे क्लिक करना है और आपका ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। इधर से आप रन करते हो, इस दफा आपने इधर से डिबग करना है। जब आप डिबग करना शुरू करोगे ना, इधर आपके सारे वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये देख लो, रो इज इक्वल टू जीरो कर दिया इसने। इधर से आपका पाइप नीट कोड वाला कोड शो हो रहा है। ओहो, वेट 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 वेट, नाइस, अच्छा अच्छा है, बता दिए बता दिए, गुड। रुक जाओ फिर। हम्म, 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 हम्म। हाँ जी, अब बताओ। अब ठीक है। जी आप नजर। ठीक है,
दोबारा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक इसमें है। ये है कि दिस इज द कोड, ठीक है, दिस इज द कोड। ये एक सिंपल प्रिंट मैंने कराया हुआ है, जैसा लाइक आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कराते हो, मैंने वो पाइथन में प्रिंट कराया हुआ है। उसके अंदर मैंने सिंपल फंक्शन को कॉल दी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने अपने पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, ठीक है। ये आर्गुमेंट्स में हमेशा इनमें कंफ्यूज होता हूँ। एक 2D अरे है और साथ मैंने अपना टारगेट डाल दिया 70, क्या इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। ये मेरा फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे आप पाइथन उसमें जावा में फंक्शन लिखते हो, इधर मेरा पाइथन में एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, जो रिटर्न ट्रू करता है अगर उसे मिल जाए, अगर उसे नहीं मिले वो रिटर्न फॉल्स करता है। ये चीज हमने देखी है। अच्छा ना, डिबग करने के लिए ना आप किसी भी पॉइंट पे आप ना ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो। ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए आपको बस लाइन नंबर पे क्लिक करना है, वो लाइन रेड हो जाती है। अच्छा, फिर इधर से ना, इस जगह से आप क्या कर सकते हो, आप डिबगर को ऑन कर सकते हो। अच्छा, अब इधर क्या होगा, ये चीज जो इधर नीचे है, इधर आपके सारे वो वेरिएबल्स आ जाएंगे जो आपके कोड में इस टाइम चल रहे हैं। सबसे पहले उसने कॉलम को क्या कर दिया, 2 कर दिए, ठीक है, क्यों किया आप लोगों को पता है। रो को उसने 0 कर दिए क्योंकि वो मैंने इनिशियलाइज भी कराया था, ठीक है। इधर मेरा पूरा मैट्रिक्स भी आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसकी लेंथ भी आ गई है, ठीक है। और इधर मेरा टारगेट भी आ गया 70। इस बटन से आप अपने कोड को 1 लाइन चलाते हो आगे, और आप साथ साथ देखते रहते हो आपके वेरिएबल्स की क्या कंडीशन है, क्या अपडेशन है। इस दफा क्या हुआ है, रो प्लस हो गई है, ठीक है, देखो रो 1 हो गई है। अगली दफा रो फिर प्लस हो जाएगी, रो 2 हो गई। अगली दफा रो फिर प्लस होगी। लेकिन क्या होगा इस दफा, वो कंडीशन इनवैलिड कर देगा क्योंकि रो 3 एग्जिस्ट ही नहीं करती मैट्रिक्स में, और फॉल्स रिटर्न हो जाएगा क्योंकि 70 हमारे मैट्रिक्स के अंदर नहीं था। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था कि आपने डिबगर को कैसे यूज करना है। आप इसकी और भी प्रोफेशनल वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मुझे इसके बस एक आधे चीज के पता है, वो यही है कि आपने ब्रेक पॉइंट कैसे ऐड करना है और स्टेप इन कैसे करना है, ठीक है। यू कैन एक्सप्लोर दिस। लेकिन अगर कोई लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं हो रहा तो आप इधर आ जाओ, देखो कि आपके वेरिएबल्स कहाँ डाटा आगे पीछे कर रहे हैं, डाटा का फ्लो क्या है और कहाँ समझ नहीं आ रही। डिबगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। लीड को चैट जीपीटी से जाने से पहले, यूट्यूब पर जाने से पहले डिबगर पे आया करो। अब ये 2 क्वेश्चन है, दोनों मुझे सॉल्व चाहिए। वैसे आप ग्रुप में एक ही एसएस भेज सकते हैं क्योंकि सेम है, लेकिन आप मुझे आपके मीडियम क्वेश्चंस सॉल्व चाहिए, ठीक है।